Good morning. Welcome back. My today's topic is related to the topic political movement 1857-1919 part 2. इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेकंड फेज जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, आज मैं ये टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ आपके सामने. From 1905 to 1919 period of national movement was called extremist period. हुआ ये था कि जब मॉडरेट्स, हम हमारे पार्ट 1 में देख चुके हैं, राइट, कि कांग्रेस क्या नीति अपना रही थी कि वो ब्रिटिशर्स को एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट और मैं बोल सकती हूँ कि बार-बार रिमाइंडर भेज रही थी कि हमें ये कंसेशन चाहिए, हमें ये हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए, आप अपने व्यूज हमें दीजिए, इसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए. बार 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 सिर्फ वो लिखे जा रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है. और ब्रिटिशर्स भी क्या कर रहे थे, पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे थे. तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स नाराज हुए थे और 1905 में से 1919 में जो मूवमेंट हुए इस बात से, उसको बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट पीरियड. क्लियर? कौन से टाइम पीरियड में? 1905 से 1919 तक जो ये पॉलिटिकल मूवमेंट हुए थे, इसको बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट पीरियड, ठीक है. 4 मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष एंड लाला लाजपत राय, 4 लीडर कांग्रेस की इस नीति से, रिक्वेस्ट वाली नीति से, कंसेशन वाली नीति से काफी परेशान हो चुके थे, ठीक है. तिलक वाज ऑफ दिस व्यू. तिलक का मानना क्या था, जरा देखते हैं. दैट देयर कैन बी नो सोशल रिफॉर्म, नो डेवलपमेंट, नो पर्पसफुल एजुकेशन एंड नो प्रोविजन ऑफ लाइफ फुल ऑफ नेशनलिज्म विदाउट स्वराज. उनको ये लगता था कि कोई भी सामाजिक कल्याण नहीं होगा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई भी पर्पसफुल यानी उद्देश्य वाला एजुकेशन नहीं होगा और कोई भी नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ अपने जीवन को नहीं जिएगा जब तक कि स्वराज नहीं मिल जाए. इन 1907 जब ये विचार तिलक ने लोगों के सामने प्रकट करना चालू किया, तो कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड होने लग गई. इन 1907 इन द मीटिंग ऑफ सूरत, कांग्रेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. नंबर 1 मॉडरेट्स, जो कि हम देख चुके हैं, और नंबर 2 एक्सट्रीमिस्ट, जो हम देखने वाले हैं. अब क्या प्रिंसिपल थे एक्सट्रीमिस्ट के? Extremists emphasized on boycotting foreign goods and using स्वदेशी goods. सबसे पहला टारगेट क्या रखा इन्होंने कि बॉयकॉट करिए फॉरेन गुड्स को, जो हमारे देश के अंदर फॉरेन गुड्स आ रहे हैं उनको बॉयकॉट करिए, उनका परित्याग कीजिए और स्वदेशी गुड्स को अपनाना चालू कीजिए. सेकंड, they emphasized on nationalistic education. जो वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में चलाया जा रहा था, तो उनको ये लगता था कि वो नहीं करके हमें नेशनलिस्टिक एजुकेशन देने की जरूरत है. नेशनलिस्ट एजुकेशन मतलब वो एजुकेशन हो जाता है जिसमें देशभक्ति की भावनाएं युवाओं के अंदर जगाया जाए. थर्ड, they also emphasized on promotion of Indian industries so that Indian could get opportunity to work and serve in Indian industries. उनका ये मानना था कि हमें हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट करना चाहिए ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो इंडियन हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके काम करने की और वो अपने देश के इंडस्ट्री के अंदर अपनी सेवाएं दे सके. They criticize Western education. सेम पॉइंट है बट मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है. They criticize Western education. उन्होंने पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करा वेस्टर्न एजुकेशन का, ठीक है. They believed in the formation of Indian education. उनका ये मानना था कि हमारे देश के अंदर हमारा एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन ही होना चाहिए इन प्लेस ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है. नेशनलिस्ट एजुकेशन का पॉइंट थोड़ा सा अलग है और वेस्टर्न एजुकेशन का पॉइंट अलग है, मीनिंग अलग हो रहा है, थोड़ा सा समझ
वाले थे कि हमें कंसेशन नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब हमारे देश में ब्रिटिशर्स का कोई रूल होना ही नहीं चाहिए। They were against the British rule. वो पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे। They did not have faith in the honesty and righteousness of the British. न तो ब्रिटिशर्स की ईमानदारी और सही निर्णय लेने वाले ब्रिटिशर्स है, ऐसा उनका मानना ही नहीं था। वो ये मानते थे कि ब्रिटिश रूल यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत है। I hope दोनों का डिफरेंस, मॉडरेट्स और